तो अवर टुडेज टॉपिक इज स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स। इसमें हम बात करेंगे डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ। डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, जब भी मेरे पास कोई रूम टेम्परेचर है, मान लो 25 डिग्री सेल्सियस हम एवरेज रूम टेम्परेचर मानते हैं, नियर द रूम टेम्परेचर जो मोलर स्पेसिफिक हीट होगी मोस्ट ऑफ द सॉलिड पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो किसके इक्वल होगी 3R के। अच्छा, इसको लिख देती हूँ मैं, नियर द रूम टेम्परेचर, नियर द रूम टेम्परेचर, नियर द रूम टेम्परेचर का मतलब है रूम टेम्परेचर से कम भी हो सकता है, थोड़ा सा ज्यादा भी, 1-2 डिग्री सेल्सियस ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, नियर द रूम टेम्परेचर द मोलर स्पेसिफिक हीट, the molar specific heat of most of the solids at constant volume is equal to 3R। 3R को मैं और क्या लिख सकती हूँ, इसको और लिखा जाए 6 कैलोरी मोल इनवर्स कैलोरी इनवर्स। ठीक है, आर की वैल्यू को फिल करके हमने कर दिया 6 कैलोरी मोल इनवर्स कैलोरी इनवर्स। ये अगर इसको मैं जूल में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा 25 जूल मोल इनवर्स कैलोरी इनवर्स। इसके को लाइक किसकी वैल्यू, मोलर स्पेसिफिक हीट जो है ज्यादातर सॉलिड्स की, जब उनका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा रूम टेम्परेचर के करीब, उनकी वैल्यू ये होगी। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है इसको बोलते हैं डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ। इसको बोलते हैं डुलोंग डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ। ठीक है, इसका प्रूफ क्या है कि मान लो कोई भी सॉलिड है। ठीक है, कि मेरे पास एक सॉलिड है, इसके अंदर बहुत सारे एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, राइट। ये जो एटम्स है ये वाइब्रेट करेंगे अबाउट देयर मीन पोजीशन। ये जो मॉलिक्यूल्स है ये वाइब्रेट करते हैं हमेशा। सॉलिड्स में भी ये चीज होती है, हल्की हल्की से वाइब्रेशन होती है, बहुत ही कम वाइब्रेशन, लेकिन होती कहाँ है, अबाउट देयर मीन पोजीशन। कहाँ होती है, अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो जब भी वाइब्रेशन हो रही है तो उस मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन के दौरान क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी ना। काइनेटिक एनर्जी होगी जो कि एटम की वो चेंज होती रहेगी स्पॉन्टेनियसली, किसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। काइनेटिक एनर्जी चेंज होती रहेगी मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, किसके कारण, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। अब देखिए, बात हो रही है सॉलिड की, बात किसकी हो रही है, सॉलिड की। तो इसमें हम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काउंट कर रहे हैं, क्यों करें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आइडियल गैस। हम किसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम आइडियल गैस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो आइडियल गैस में क्या था कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं लेंगे, वो नहीं ले रही, लेकिन हमारे पास क्या है, सॉलिड है, उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ले रही है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ले रही है तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर मेरे पास कोई पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पर इनका क्या हो रहा है, यहाँ पर इनका इंटर कन्वर्जन हो रहा है। क्या हो रहा है, इंटर कन्वर्जन हो रहा है। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स है या एटम्स है वो अपनी मेन पोजीशन पे जब वाइब्रेट करेंगे अपनी काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। और अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी तो काइनेटिक जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो एवरेज वैल्यूज होंगी मेरे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की हमेशा इक्वल होगी, यानी कि एवरेज एवरेज लेना है किसका, काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का, दोनों को आपस में इक्वल होगा, दोनों का आपस में इक्वल होगा, किसमें, सॉलिड्स में। किसमें, सॉलिड्स में। ये चीज याद रखिए, जिस कोई भी एटम है वो वाइब्रेट कर सकता है along their mutually perpendicular direction। mutually perpendicular directions बोलते हैं ये और ये एक्स वाई जेड, इन तीनों डायरेक्शंस में ये बहुत बढ़िया वाइब्रेट कर लेगा, चाहे वो सॉलिड हो। तो ये इसकी 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शंस होंगी, एक्स वाई जेड। तो इसके पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। डिग्री ऑफ फ्रीडम थर्मोडायनेमिक्स में टॉपिक किया है, एक बार रिवाइज करके देखो। डिग्री ऑफ फ्रीडम में तो मैं उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या कहूंगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था, 3/2 लेते थे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टाइम्स टेम्परेचर 3/2 केबीटी।
जितना काइनेटिक एनर्जी क्या उतना ही किसका है, पोटेंशियल एनर्जी का है। जितना काइनेटिक एनर्जी का उतना ही पोटेंशियल एनर्जी का, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी और उतनी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो एवरेज वाइब्रेशनल काइनेटिक एवरेज वाइब्रेशनल एनर्जी पर एटम क्या होगी, ये तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होगी ना। एवरेज वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी पर एटम क्या होगी, ये मेरे पास होगी ई के और ई पी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एडिशन, तो T/2 के बी टी, दो टाइम आ गया तो दो से मल्टीप्लाई, दो से दो गया तो मेरे पास 3 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टाइम्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर आ गया। तो टोटल वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये तो एवरेज है, ये क्या है अभी तक एवरेज है, मुझे क्या चाहिए टोटल, टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी, और ये मुझे चाहिए 1 मोल की। अब देखिए देखिए थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर अच्छे से पढ़ा तो मजा आएगा आपको इस चैप्टर को करने में, इस टॉपिक को करने में। कि उसमें हमने क्या किया था कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो हमने लिया था गैस का पॉइंट ऑफ। इंटरनल एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होता है, लेकिन गैस में हमने कहा था कि फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, तो ये भी हम नहीं लेंगे, तो वो ई के था। अब ई के में क्या हो रहा था, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो आ जा रही है वही एक्स वाई जेड, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो जा रही है वो। सेकंड चीज रोटेशनल में जो है रोटेट कर रही है वो। थर्ड के वाइब्रेशन, यही थी काइनेटिक एनर्जी। अब मैं वाइब्रेशन वाली उठा रही हूँ, पर मोल कितना हो रहा है, तो उसको मैं, तो मेरे पास इंटरनल एनर्जी आ गई थी। अब वाइब्रेशन एनर्जी भी तो इंटरनल एनर्जी में काउंट हो रही है ना, तो मैं अगर कहूँ टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी, टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी, या मैं कह दूं इंटरनल एनर्जी, तो मैं इंटरनल एनर्जी भी तो कह सकती हूँ, बिल्कुल कह सकती हूँ, क्योंकि उसमें ये चीजें काउंट हो रही हैं। सॉलिड में तो ये चीजें काउंट होंगी। अब सॉलिड में ये रोटेट तो करेगा नहीं, तो सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली और वाइब्रेशन वाली रहेगी, प्लस इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी लेंगे तो ये भी आएगा, तो टोटल एनर्जी क्या होगी, इंटरनल एनर्जी होगी। ठीक है, क्या किसकी होगी, ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ सॉलिड। कैसे करेंगे, सॉलिड का करें गैस का नहीं करें, मेरे पास यू आ जाएगा एम ए एवोगैड्रो नंबर टाइम्स जो मेरे पास एवरेज वाइब्रेशन एनर्जी आई थी पर एटम, जो कि 3 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टाइम्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो अब देखो केबी इंटू एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है, केबी इंटू एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है, आर। क्योंकि सॉलिड में आप गैस कांस्टेंट लेके आ रहे हो, क्या क्या है ये बेटा, ये ब्लूम-पेटिट्स लॉ है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये सारा कुछ करना पड़ेगा। अब मान लो कोई भी सॉलिड है, उसके अंदर वॉल्यूम में चेंज आया, बहुत ही कम निग्लिजिबल चेंज आया उसके वॉल्यूम में, कितना चेंज आया, डेल्टा वी। कोई सॉलिड है उसकी वॉल्यूम में बड़ा ही निग्लिजिबल चेंज आया, वो निग्लिजिबल चेंज कितना है, डेल्टा वी। ठीक है, तो उसकी हीट में भी चेंज आएगा, डेल्टा क्यू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई हो रहा है, डेल्टा यू प्लस डी डेल्टा वी, ठीक है। तो देखिए ये जो चेंज है ये निग्लिजिबल है, वॉल्यूम में चेंज निग्लिजिबल है, क्योंकि हम किससे बात करें, सॉलिड की। सॉलिड की क्या वॉल्यूम में चेंज आएगी, उसके अंदर चेंज डालेंगे, उसके अंदर चेंज आएगा, सॉलिड की तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रही है। तो ये तो अप्रोक्सीमेटली जीरो है, ये तो अप्रोक्सीमेटली जीरो, अगर है भी जीरो नहीं है तो 0.001 होगा या 0.001 होगा, बहुत कम वैल्यू है। तो डेल्टा क्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा यू हो सकता है इसमें, हाँ जी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो हमने इसकी शुरुआत क्या की थी, मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक हीट दैट मींस सीवी किसकी इक्वल होती है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी की इक्वल होती है कि नहीं, ठीक है। अब डेल्टा क्यू मेरे पास किसकी इक्वल आ गया, डेल्टा यू, नीचे तो डेल्टा टी है तो चल जाएगा, ठीक है। डेल्टा यू की मैंने वैल्यू निकाली थी यहाँ पे, अगर मैं डेल्टा यू ले रही हूँ, सी कौन से आर कौन से, टेम्परेचर में चेंज आ सकता है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हाँ जी हो जाएंगे।
तभी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास CV किसकी कुल आ जाएगा, TR। तो यही निकाला था, कितनी कुल है, मोलर स्पेसिफिक हीट मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स की एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसकी कुल होगी, TR की। ये चीज हमने प्रूव करनी थी, तो मैंने प्रूव कर दी। अब इस लॉ का हमें फायदा क्या, अरे ये सब निकाल तो लिया, क्या किस काम आएगा, ये काम आएगा, ये बताता है एक्चुअली हमें जो हीट एनर्जी है वो जरूरी है टू रेज द टेम्परेचर। कोई भी सैंपल है मेटल का, देखो सॉलिड ले रही हो तो मेटल लेंगे कोई ना कोई, है ना, मेटल लेंगे, रबड़ तो लेंगे नहीं, मेटल लेंगे। रबड़ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हाई होता है उसका, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह या बॉइलिंग पॉइंट अगर लिक्विड में ले रहे हो, तो सॉलिड मेटल में लेंगे, मेटल का थोड़ा इजी रहता है। उसका अगर मैं हीट एनर्जी बढ़ाती हूँ, तो जो डिपेंड करते हैं कि जो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट है, एटम्स प्रेजेंट है सैंपल के अंदर, उनमें क्या चेंज आ रहा है, वो वाइब्रेट ज्यादा करेंगे। मासेस में कोई चेंज नहीं आएगा एटम्स में, लेकिन वो मॉलिक्यूल्स वो वाइब्रेट करेंगे, ठीक है, वो तो पता है। सिर्फ एक मोल जो है हर एक मेटल का, वो कितना क्या कंटेन करता है, एवोगैड्रो नंबर। जो स्पेसिफिक हीट होती है सभी मेटल्स की ऑलमोस्ट सेम होती है नियर द रूम टेम्परेचर, ऑल द सॉलिड्स ऑफ ऑल द सॉलिड्स, ऑल चलो मोस्ट कह रही है मेरी, मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स के वो सेम होती है। तो ये इससे हमें ये चीज को प्रूव कर दिया, ठीक है, सेम होती है स्पेसिफिक हीट, मास में नहीं चेंज आता, उनकी वाइब्रेशन एनर्जी में थोड़ा बहुत चेंज आता है। लेकिन देखिए सॉलिड्स में क्या होता है, चाहे कोई भी मेटल ले लो बेटा, मरकरी लोगे वो बात अलग है, वो तो लिक्विड में है ना, आप निकल ले लो, प्लेटिनम ले लो, पैलेडियम ले लो, कुछ भी ले लो, तो मॉलिक्यूल्स क्या है, सारे के सारे क्या है, टाइटली पैक्ड है। तो वाइब्रेट करेंगे, जूम 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 जूम, बस इतनी करेंगे, ड्रिंग 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 इतनी करेंगे, डुम 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 इतनी करेंगे, इतनी वाइब्रेशन कर लेंगे। तो मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स में इसलिए मोस्ट ऑफ द, क्योंकि जैसे मरकरी है वो तो लिक्विड में आ गई, कुछ का ज्यादा हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर मॉलिक्यूल्स इतने मान लो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजीली बाहर निकल जाते हैं, उनका थोड़ा वैलेंस भी थोड़ी डिफरेंट होती है, हीट करने पे उनका इलेक्ट्रॉन्स का अलग ही निकलना शुरू हो जाता है। जैसे कि कॉपर होगी, इलेक्ट्रिसिटी में यूज होती है, सिल्वर होगी, तो उनकी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत जल्दी इधर उधर घूमने लग जाते हैं। तो उनका हो सकता है स्पेसिफिक हीट में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, लेकिन सभी का नहीं, ठीक है। अब देखिए सॉलिड की स्पेसिफिक हीट किस तरह से वरी करती है, पहले ये चीज देखो। क्वेश्चन है, हाउ डज हाउ डज स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सॉलिड वरी विद टेम्परेचर, दिस चीज को देखो कैसे होता है। इसको हम कहेंगे डिबेट टेम्परेचर करेंगे, आगे पढ़ेंगे इसमें। देखिए मेरे पास है एक फिगर है, यहाँ पे ग्राफ है, ध्यान से देखो ग्राफ को। यहाँ पर मेरे पास टेम्परेचर आ गया और यहाँ पर मेरे पास मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब भी ये ओरिजिन से चला, ठीक है, ओरिजिन से चला, पहले तो ऐसे हुआ, तो थोड़ा सा चेंज आया, फिर ये ऐसे हुआ, ऐसे होता होता एक पॉइंट पे आके ऐसे हो जाएगा, एक पॉइंट पे आते आते ही इस तरह से ऐसे हो जाएगा, और उसके बाद ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास एक ग्राफ आया, किसका, सीधी वर्सेस टेम्परेचर, किसका, सॉलिड का, सॉलिड का देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट होना शुरू हो गया, दैट मीन्स ये यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई, ये तो इसके 3 आ है, लेकिन यहाँ पर जो ये टेम्परेचर की वैल्यू आई है ना, ये जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे जो है इसकी वैल्यू 3R आ गई, उस टेम्परेचर में कहूंगी डीबे टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को मैं क्या कहूंगी, डीबे टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो जितना जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जो मोलर स्पेसिफिक हीट है वो दोनों को पैटेड की जो वैल्यू आई थी 3R, उसके क्लोज होता जा रहा है और उतना ही होता जा रहा है। लेकिन लोअर टेम्परेचर पे देखो, लोअर टेम्परेचर पे बड़ी वेरिएशन आ रही है। सबसे पहले तो देखिए स्पेसिफिक हीट पहले इस तरह से बढ़ी, फिर एकदम स्पाइक की, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगी, फिर 3R पे आने लगी, है ना। और अगर मैं यहाँ से पीछे की तरफ जाऊँ तो शार्पली वो डिक्रीज हो रही है, एकदम से मेरे टेम्परेचर घटाएगा, शार्पली जीरो होगी और 0 केल्विन पे ये भी जीरो हो जाएगी, ये 0 केल्विन है ना इसका, ये भी सी भी जीरो हो जाएगी। तो फिजिकली अगर देखें ये रिलेटेड है कि जो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे ना मॉलिक्यूल के, वो भी डिक्रीज हो जाएंगे।
जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी मॉलिक्यूल्स की वो भी डिक्रीज होगी विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो कुछ जो मोड्स ऑफ मोशन है वो तो फ्रीज हो जाता है, वाइब्रेशन ही उनका फ्रीज हो जाता है। कुछ मेटल्स होती हैं, अगर अगर आप उसको एंटार्क्टिक रीजन में लेके जाओ ना तो वो जम जाते हैं। एक एग्जांपल देखो, आपने छोटे होते पता नहीं वो शरारत की होगी कि नहीं, कि जब भी हम कोई रेफ्रिजरेटर के जो फ्रीजर है उसके अंदर हम बर्फ जमाने के लिए रखते हैं, और कुछ क्या है, बर्फ जमाने वाले जो बॉक्सेस या ट्रेज आती हैं वो मेटल की होती है जैसे कि स्टील की। तो मैंने तो बचपन में ऐसे एक शरारत की थी कि मैंने उस स्टील की ट्रे को अपनी जीभ लगा दी थी, जीभ से उसको चाटने की कोशिश कर रही थी, बट मेरी जीभ चिपक गई थी। उनके अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर वाइब्रेशन फ्रोजन हो चुकी है, टेम्परेचर बहुत कम है, 0 डिग्री सेल्सियस मान लो। ठीक है, तो इतना कम टेम्परेचर है, तो अगर हमारी जीभ या हैंड्स, नेकेड हैंड्स उसके साथ चिपक सकते हैं, जो नेकेड हैंड्स भी चिपके हुए हैं, तो आप देखिए अगर आप उसको एंटार्क्टिक रीजन में लेके जाओगे फिर तो क्या वो जीभ कभी उससे अलग ही नहीं होगी। खैर वो तो तब थोड़ा मैंने पानी डाला मुंह पे तो वो अलग हो गई थी। क्लियर, तो ये चीजें हमें इससे ही पता चली है कि क्यों जब हम किसी मेटल को या एलॉय को जो कि जमा हुआ है कम्प्लीटली को टच करते हैं तो वो हमारे हाथ से या जीभ से चिपक जाता है। ठीक है, तो ये जो बिहेवियर है स्पेसिफिक हीट का लो टेम्परेचर से, वो क्लासिकल फिजिक्स में तो इतना बढ़िया तरीके से डिटेल में नहीं दिया हुआ, बट स्टिल जैसे जैसे हमें फिजिक्स में आगे बढ़ते जा रहे हैं तो उससे हम पता चलता है। और ये जो बिहेवियर सबसे पहले ये डिबेट टेम्परेचर में भी इतना अच्छा नहीं बताया था, आइंस्टाइन ने इसके बारे में बताया था। आइंस्टाइन की स्पेलिंग, हाँ, आइंस्टाइन ने 1905 में इसका काफी अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया था। तो उन्होंने ये बताया था कि क्वांटम थ्योरी को यूज किया था। देखो क्वांटम क्वांटम फिजिक्स जो है ना, ये मॉडर्न फिजिक्स है जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं ना, ये सब क्लासिक से आते हैं, कुछ नहीं है, ये थ्योरीज है। कुछ चीजों तो लागू करती है, कुछ चीजें तो लागू भी नहीं करती प्रैक्टिकली, अगर उसको देखिए प्रैक्टिकली नहीं लागू करेंगे तब आप इसकी बात तो मास्टर्स और ग्रेजुएशन इन फिजिक्स उसमें आपको क्वांटम फिजिक्स पढ़ने को मिलेगी और वो आपकी जान में निकालेगी अगर आप प्योर में करोगे यानी कि थ्योरेटिकल में करोगे, क्योंकि यार बेसिस पेजेस की तो थ्योरम्स होती है उससे। अभी जो क्वांटम फिजिक्स है या मॉडर्न फिजिक्स है इसमें अभी सिर्फ थ्योरी चल रही है, बहुत केसेस में सिर्फ थ्योरी चल रही है। अगर प्रैक्टिकल हो जाएगा उसके, स्पेशली हाइड्रोजन के, फिर तो दुनिया में तहलका मच जाए, इतनी ज्यादा एडवांसमेंट इतनी ज्यादा मॉडर्नाइजेशन हो जाएगी ना, आप सोच भी नहीं सकते साइंस के अंदर, और हमारी लाइफ में भी बहुत सारी चेंजेस आती है। तो डिबेट टेम्परेचर के बारे में इन्होंने बताया था कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है, और उसके बाद जैसे कि 1905 में आइंस्टाइन ने बता दी, फिर डिबे ने बताया था, एक्चुअली इसको आगे एक्सप्लेन किया था 1915 में। ठीक है, ओपनहेमर देखिए ना, उसमें आइंस्टाइन की जो थ्योरीज उनको आगे ले जाया जा रहा है ओपनहेमर की हेल्प से, ओपनहेमर ने किया है। सिमिलर डिबे ने इसकी थ्योरी को आगे लेके गए थे, आइंस्टाइन की थ्योरी को। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग हमें मिनिमम या नॉन जीरो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए बिफोर अ डिग्री ऑफ फ्रीडम कम्स इनटू प्ले, यानी कि वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम तो एक्टिव कुछ खास कंडीशंस में ही लेनी है, लेनी नहीं है। ये है क्वांटम मैकेनिक्स। तो डिबेट टेम्परेचर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखो, टेम्परेचर एट विच द मोलर specific heat of a solid at constant volume becomes equal to, constant volume becomes equal to 3R। इसको हम क्या कहते हैं, डिबेट टेम्परेचर। क्या कहते हैं इसको, डिबेट टेम्परेचर, यानी कि वो टेम्परेचर जिसमें जो मोलर स्पेसिफिक हीट है ऑफ सॉलिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो 3R के इक्वल आ जाए। अब देखो सॉलिड का ले लिया ना स्पेसिफिक हीट, वाटर का भी ले लो। वाटर कहते हैं मेरे से क्या दुश्मनी है तुम्हारी, मुझे भी स्टडी करो, कब से आइडियल गैस घूमते जा रहे हो, करते जा रहे हो। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें हम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का यूज करेंगे। हम क्या है, वाटर को एज अ सॉलिड
ट्रेड करेंगे, वाटर को कहेंगे अरे तुम कहाँ लिक्विड हो, तुम सॉलिड हो, ऐसे बोलो इसको, वाटर को एज अ सॉलिड ट्रीट करना। ठीक है, तो बाय द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी हम क्या कहेंगे, ये जो एवरेज वाइब्रेशनल एनर्जी होती है पर एटम, एवरेज वाइब्रेशनल एनर्जी पर एटम कितनी है, 3 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टाइम्स टेम्परेचर, है ना। तो वाटर मॉलिक्यूल के 3 एटम्स होते हैं, है ना, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो एवरेज वाइब्रेशन होगी अब पर वाटर मॉलिक्यूल, ये पर एटम की, तो एवरेज वाइब्रेशनल एनर्जी पर वाटर मॉलिक्यूल क्या आएगी, या वाटर एटम, एटम नहीं कहेंगे, खैर मॉलिक्यूल ही कहेंगे क्योंकि 3 है, तो 3 है ना, ये 3 × 3 kBT हो जाएगा। ये एक एटम की थी, ये 3 एटम की होगी, 3 एटम की होगी, 3 × 3 kBT, दैट मींस इट विल बी इक्वल टू 9 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टेम्परेचर। अब टोटल वाइब्रेशन एनर्जी, या जिसको भी कहते हैं इंटरनल एनर्जी, और 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल, 1 मोल के लिए क्या होगी, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे हमने सॉलिड वाले में किया था। दिस अब एन इंटू के भी क्या होता है, आर टी, तो एन आर टी हो जाएगा। और अगर मैं डेल्टा वी इसके अंदर चेंज आया और उसको मैंने निगलेक्ट कर दिया, डेल्टा वी वॉल्यूम में चेंज आया तो उसको मैंने निगलेक्ट कर दिया, तो मेरे पास स्पेसिफिक हीट क्या आएगी, सॉरी हीट एनर्जी क्या आएगी, डेल्टा यू, तो सी डेल्टा वी, इसको सॉलिड की तरह ट्रीट करें तो ये भी ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, डेल्टा क्यू इज ऑलमोस्ट इक्वल टू डेल्टा यू। अब सी भी निकालोगे सेम, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, मेरे पास आ जाएगा डेल्टा क्यू की वैल्यू है एन आर डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी, कैंसर, सी भी मेरे पास यहाँ पर एन आर आ जाएगा, बहुत सॉलिड का सी आर था, इसका एन आर आ जाएगा। अब इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ देखो क्या आ रहा है मेरे पास, बस सी भी याद रखना और कुछ याद रखना, ग्राफ बना रही हूँ इसका। हाँ जी, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है मेरे पास, स्पेसिफिक हीट है, इसको ना मैं कैलोरीज में ले रही हूँ, लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे आएगा, कैलोरी, और फिर आएगा इसको पर ग्राम में है, ग्राम इनवर्स और डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, इसका पर कैलोरी निकाल के बता देती हूँ मैं। देखो जो प्रोडक्टिव वैल्यू हमें पता चल रही है अभी तक, वो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की आई है 75 जूल मोल इनवर्स कैलोरी इनवर्स, ठीक है, वो आई हुई है। और अगर मैं इसको कैलोरी में बताऊं, 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस में लेना है, कहाँ से 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस में लेना है, तो मेरे पास इसकी 1 कैलोरी की वैल्यू आती है, सिर्फ 1 कैलोरी की बता रही हूँ, 1 कैलोरी की वैल्यू आएगी मेरे पास 4.186 जूल। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लेते हैं, ये यहाँ पे वैल्यू होगी 0.0996, यहाँ पे 1 होगी, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी 1.004, और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1.008, और इस साइड क्या होगा, टेम्परेचर होगा, यहाँ पर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लेना, डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे 0, यहाँ पे 20, यहाँ पर 40, यहाँ पर 60, और यहाँ पर 80, और यहाँ पर 100। ठीक है, तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे इसकी वैल्यू यहाँ पर शुरू होगी, यहाँ से शार्पली नीचे आएगी, इस तरह से शार्पली नीचे आएगी, बनाते हुए ऐसे 40 पे आते ही रुकनी शुरू हो जाएगी, और इधर से फिर ये वापस जाएगी इस तरह से शार्प। ठीक है, तो ये इसका आ जाएगा, इसको अच्छे से और दोबारा बनाती हूँ, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, वहीं पे सेम वैल्यू पे आ जाएगी, सेम पे नहीं आएगी, थोड़ा सा नीचे रह जाएगा, दोबारा बनानी पड़ेगी, नीचे रह जाते थोड़ा, पूरा तो होता ही नहीं है,
नहीं इसको टच करता है। पर अच्छी बनेगी। थोड़ा सा नीचे रहेगा बस। ऐसे। हाँ ठीक है, थोड़ा सा नीचे रहेगा। तो यहाँ पे शार्प किया गया है। ठीक है, इस तरह। तो इससे पता चल रहा है वेरिएशन हुई स्पेसिफिक हीट वाटर की विद टेम्परेचर। टेम्परेचर की रेंज 0 से 100 डिग्री सेल्सियस चलती है। तो वाटर जो है पेक्यूलियर बिहेवियर शो कर। पेक्यूलियर बिहेवियर को पहले तो इसकी स्पेसिफिक एकदम से डिक्रीज होगी। ठीक है, और फिर एकदम से इंक्रीज भी हो जाएगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। राइट। तो इस कारण इसको हम कहते हैं कि यूनिट जो है, यूनिट टेम्परेचर इंटरवल जो है 14.5 to 15.5 लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि क्या चल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा टॉपिक मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ। इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ना है? देखो, जो मॉलिक्यूल्स है गैस के, वो हमेशा कॉन्टिन्यूसली, रैपिडली और रैंडमली मोशन करते हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स है उनकी यू कैन से स्मॉल साइज के कारण क्या होता है, फाइनाइट साइज होता है, ये आपस में कोलाइड भी जब करते हैं तो काफी ज्यादा करते हैं। तो मान लो इनकी ऐसे कोलिजन है, पहले ऐसे गया, फिर 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 ऐसे गया, ऐसे घूमते ही रहते हैं, है ना? इस तरह ही हो रहा है। तो ये इसका मोशन चल रहा है इस तरह से, ऐसे। इसका मोशन नहीं, इधर जाएगा और ये इधर, फिर ये इधर, फिर ये इधर, फिर ये इधर, है ना? ये इसका मोशन चल रहा है। राइट। तो सक्सेसिव कोलिजन हो रही है। फिर भी जो मॉलिक्यूल है ट्राई कर रही थी मैं स्ट्रेट पाथ के लॉन्ग, अभी ऐसे ऐसे नहीं घूम रहा, ऐसे नहीं घूम रहा, ये अभी जिगजैग में ही सही, चाहे पर स्ट्रेट मोशन में घूम रहा है। जिगजैग में ही सही, पर स्टिल क्या स्ट्रेट मोशन है इसका। स्ट्रेट मोशन को ही हम क्या कहते हैं? फ्री पाथ। अब इस फ्री पाथ में क्या होगी, इस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। किसका करें? गैस का करें, याद रखना, और ना किसी सॉलिड के करें तो गैस से मोशन करें मॉलिक्यूल। तो मेन फ्री पाथ क्या होगा गैस मॉलिक्यूल्स का? यू कैन से एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस traveled by the traveled by the molecule between टू सक्सेसिव कोलिजन। दो कोलिजन के दौरान, अच्छी खासी वाली सक्सेसिव कोलिजन के दौरान कितना उसने एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, वो है मीन फ्री पाथ। तो मैं कह दूंगी लैम्डा मीन फ्री पाथ है। ठीक है, ये बार है ऊपर। मान लो यहाँ इसका डेल्टा लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा 5, लैम्डा 6, लैम्डा 7, लैम्डा 8, लैम्डा 9, लैम्डा 10, लैम्डा 11 तक हो गया। तो सभी लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 करके करते लैम्डा 11 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। और कितनी कोलिजन? अब देखो ये जो अलग अलग लैम्डास आए हैं मेरे पास, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज आई है, क्यों आई है? क्योंकि कहीं ना कहीं दीवार से वैसल से टकरा रहा है। ठीक है, तो देखिए मान लो मेरे पास जो है ये मॉलिक्यूल ए गैस के हैं, एक स्फीयर के अंदर है, मेरे पास एक स्फीयर के अंदर है इसके। ठीक है, तो उसका डायमीटर है डी। ठीक है, स्फीयर के अंदर ही लेंगे इसको, सेंटर के अंदर लेंगे। मेरे पास मान लो मॉलिक्यूल स्फेरिकल फॉर्म में है, उसका डायमीटर है डी मॉलिक्यूल का। ठीक है, सभी मॉलिक्यूल जो है वो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि वो रेस्ट पोजीशन पे है। मान लो ये मॉलिक्यूल है ए, रेस्ट पे है, बट रेस्ट पे भी कभी इधर गया, कभी इधर गया, ऐसे जा रहा है। तो नंबर ऑफ कोलिजन जब भी सफर होंगे बाय द मॉलिक्यूल इन टाइम डेल्टा टी, क्या होगी? नंबर ऑफ कोलिजन इन टाइम डेल्टा टी क्या होंगे? कितनी वॉल्यूम है सिलेंडर की? मान लो इसको मैंने सिलेंडर के अंदर रखा हुआ है ऐसे, सिलेंडर है मेरे पास, सिलेंडर के अंदर रखा हुआ है। तो सिलेंडर की वॉल्यूम जो मेरे पास वो है पाई डी स्क्वायर वी बार डेल्टा टी, ये वॉल्यूम है सिलेंडर की।
ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इतना, जो उसे ए मॉलिक्यूल है, या किधर भी मर्जी ले जाओ, कितनी वॉल्यूम उसे ले ली, टाइम्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो मेरे पास आ जाएगा एन डी स्क्वायर वी बार डेल्टा टी इंटू एन। ठीक है। तो मीन फ्री पाथ क्या होता है? जो होता है डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम डेल्टा टी अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन सफर्ड इन टाइम डेल्टा टी। ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगी ये तो वी बार डेल्टा टी, ये क्या आ जाएगी, एन डी स्क्वायर वी बार डेल्टा टी। तो यहाँ पर साथ में एन डी, तो ये तो सारी टर्म कैंसिल, क्या आ जाएगा, 1/n पाई, एन एन पाई नहीं आएगा, अच्छा पाई ले रही थी मैं, ये पाई था सॉरी, पाई पाई में एन से करिए, एन पाई डी स्क्वायर, वैल्यूज याद रहती है ना। सुनो, ये मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। मान लो मैंने अज्यूम किया है कि जो यहाँ पे कुछ और मॉलिक्यूल्स थे जिसको मैं रेस्ट समझ रही हूँ, पर वो रेस्ट नहीं है। तो अगर मैं लूंगी जो मोशन है सभी गैस मॉलिक्यूल्स, तो उनका मीन फ्री पाथ क्या आएगा, सभी के सभी गैस मॉलिक्यूल्स हैं जो उनका सबका मीन फ्री पाथ क्या आएगा, √2 आ जाएगा साथ में पाई एन डी स्क्वायर। ठीक है। तो मान लो m के मास ऑफ ईच मैथ मॉलिक्यूल, तो मेरे पास डेंसिटी क्या आ जाएगी, m इंटू एन, वॉल्यूम तो ले नहीं रहे हम, m इंटू एन ले रहे हैं। तो मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएंगे, रो अपॉन एम, मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालनी है ना, रो अपॉन एम। ठीक है। मेरे पास m की वैल्यू आ गई रो अपॉन एम, वो m की वैल्यू मैंने यहाँ पे फिल कर ली जिसने निकाला था। तो लैम्डा यानी कि मीन के पास मेरे पास क्या आ जाएगा, m/√2 पाई, यहाँ पर आ जाएगा रो, और यहाँ पर आ जाएगा डी स्क्वायर। ठीक है। मान लो मेरे पास क्या 1 मोल ऑफ गैस है, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, एम तो 1 ही हो जाएगा, लैम्डा यानी कि मीन की बात क्या आ जाएगा, m/√2 पाई, और यहाँ पर आ जाएगा, इसकी वैल्यू नहीं अभी लेंगे, ये तो अभी इसकी वैल्यू यही रखनी है, पाई रो टी स्क्वायर, एम तो हमने लिया नहीं। 1 मोल ऑफ गैस ले तो आइडियल गैस इक्वेशन आएंगे, तो वो होगा पीवी इक्वल्स टू आरटी। ठीक है। फॉर 1 मोल ऑफ गैस ये ले रही है पीवी इक्वल्स टू आरटी। तो पी मेरे पास क्या आ रहा है, प्रेशर क्या आ रहा है, आर टी अपॉन वी। ठीक है। अगर मैं डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई एन करूं, यहाँ पे हो रहा है डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई एन, तो क्या आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, एन अपॉन वी अलग हो जाएगा, आर अपॉन एन अलग हो जाएगा, और टेम्परेचर अलग है। ठीक है। अब देखिए, देखो देखिए, एन अपॉन वी मेरे पास मोल एन आ जाएगा, आर अपॉन एन मेरे पास मोलटन कांस्टेंट है, टेम्परेचर। ये मेरे पास क्या आया, प्रेशर, ये क्या आ गया, प्रेशर। अब देखिए, यहां से मैं एन की वैल्यू निकाल लूं, एन की वैल्यू, ठीक है, एन की वैल्यू आ गई मेरे पास पी अपॉन के वी टी। ओके, ये वैल्यू मेरे पास आ गई। तो जो मैंने पहले वैल्यू ली थी, ये वाली इधर गया वो, और ये वाली करो, इसमें वैल्यू फिल करो, तो इस वाली इक्वेशन में वैल्यू फिल करूँ तो मेरे पास मीन के पास आएगा 1/√2 पाई, एन पे आ जाएगा पी, और यहाँ पे आ जाएगा के बी टी, और यहाँ पर डी स्क्वायर। ठीक है। जब मेरे पास मास के रूप में निकालना है तब ये होगा, जब मैंने मोल के फॉर्म में निकालना है तब ये होगा। अब देखिए, ये वाला जो मेन पाथ है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। और डेंसिटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, डी स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसमें भी और इसमें भी, टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है इसमें, और प्रेशर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है इसमें। देखो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रो के। ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी स्क्वायर के। ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। क्लियर।
एवोगैड्रो नंबर का एक टॉपिक था आपका, वो आप देख लो। एवोगैड्रो नंबर का एक देख लो टॉपिक, होता क्या है, 6.0225 इंटू 10 to the power 23 पर मोल, है ना, ये निकालते हैं। मान लो मेरे पास जो है एक्चुअल वेट निकालना है, एक्चुअल वेट निकालना है किसका, एक एटम का, तो क्या आएगा, एटॉमिक वेट अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अगर मैंने एक्चुअल वेट निकालना, अब देखिए ये वन एटम का था, ये था वन एटम का। अगर मैं निकाला वन मॉलिक्यूल का, तो मेरे पास वो वेट आएगा एक मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूलर वेट आएगा, ये ग्राम्स में होना चाहिए, ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में, अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अगर मैंने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट निकालने हैं, तो आप निकाल ही चुके हैं पहले, नाइन्थ क्लास में किया था, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट किसके को लाएंगे, एवोगैड्रो नंबर